हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो है कि जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी, जो GS2 का टॉपिक है, इसको किस तरीके से कवर किया जाए। कि जैसा कि हम सबको पता है कि भाई जो पॉलिटी है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे इससे मेंस में भी और प्रीलिम्स से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में लगभग लगभग इससे 15 से 20 सवाल ऑन एन एवरेज हर साल पूछे जाते हैं। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और कुछ करंट अफेयर के होते हैं, और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। मेंस में भी करीब करीब इसमें 30 से 50 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो और वो सवाल बहुत ही मतलब कुछ एक आध करंट अफेयर बेस्ड होंगे, ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ही उसमें अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत है। लक्ष्मीकांत से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो मेंस का PYQ है, अगर आपने उसको ढंग से उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इससे मिल जाते हैं। तो ठीक है। तो जो बेसिक सवाल हमारा है कि भाई इस बुक को कवर कैसे किया जाए। ये जो 1600 या 1500, किसी किसी में 1200 ऐसे दे रखा है। PDF फॉर्मेट में आप पढ़ोगे तो करीब करीब 1200 है, और ऐसे हार्ड कॉपी में पढ़ोगे तो ये करीब करीब 600 700 पेजेस के आसपास है। तो आप इसको बुक को कवर कैसे किया जाए। इतना ज़्यादा कंटेंट एक इनिशियल लेवल पे, और ज़्यादातर जगहों पे जहाँ पे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होता है वहाँ पे सबसे पहले यही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो कैसे कवर करें। देखो, पहले इस बुक को कवर करने से पहले हमको इस बात की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी कि हमको इसको कितने समय में कवर करना है। ऐसा कितना टाइम फ्रेम हम लेके चलें जिससे हमारा मोमेंटम लूज ना हो, इस बुक को लेके हमारा इंटरेस्ट ना खत्म हो। और दूसरी चीज, जो एक पूरे एग्जाम जर्नी में, सिंस हमको हमारा अंतिम जो एक गोल है वो यही तो है कि हम एग्जाम क्लियर कर ले जाएं। अब किसी भी तरीके से करें, चाहे इस बुक को पढ़ के करें चाहे इस बुक को ना पढ़ के करें। अब सिंस इसमें इतना ज़्यादा इसका इतना ज़्यादा वेटेज है दोनों स्टेजेस में, प्रीलिम्स और मेंस में, तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर नहीं सकते, तो हमको इसको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, जो इस समय की साइकिल चल रही है, प्रीलिम्स प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की, अभी अगर आप नेक्स्ट ईयर कैलेंडर देखेंगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 88-87 डेज के आसपास दिन मिलेंगे आपको प्री और मेंस के बीच में। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं रहेगा कि आप कोई नई चीज़ पढ़ो, या इवन रिवीजन करने तक का आपको टाइम नहीं रहेगा। जो आपके पास समय रहेगा वो या तो आप टेस्ट दे सकते हो, और या तो आप अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ठीक है, कुछ डेटा फैक्ट इकट्ठा करके। और मेंस के बाद इंटरव्यू, मेंस से इंटरव्यू के बीच में, जब दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। सितंबर के एंड में मेंस खत्म हो जाएगा, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका मेंस का रिजल्ट आता है। फर्स्ट वीक में ना सही तो हो सकता है सेकंड वीक में आ जाए, बट उतने टाइम में अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, जो 2 महीना आपको मिलते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग सामान्यतः, जनरली, कोई चीज़ कुछ खास पढ़ते नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी मेन से इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं कि वो, उनको लगता है कि भाई चलो अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते लेते वो इतना लंबा होता है कि फिर कुछ करने का मन नहीं करता। और ज़्यादातर लोग फिर अगर उनका पेपर थोड़ा बहुत भी अच्छा हुआ है तो वो इंटरव्यू के लिए इंतजार करते हैं। देखो, क्यों इस बुक को बहुत ध्यान से बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, उसका कारण होता है कि अगर इस बुक को आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपने जल्दी जल्दी खाली खत्म कर दिया है, ऊपर ऊपर से पढ़ के, या किसी ने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसको उसको पढ़ लो, पीछे के चैप्टर्स आपने पढ़े नहीं, तो उससे होता क्या है। देखो, जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे किसी साल के जनवरी में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने इस साल 2024 में जैन में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, और नेक्स्ट ईयर जैन में आप 2025 में डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको ये 1 ईयर के टाइम फ्रेम में सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, टेस्ट भी धीरे धीरे देना स्टार्ट करना है, PYQ सारे लगाने हैं, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि ये जैन के बाद का जो समय है आप बैठ के लक्ष्मीकांत उसमें बहुत डेडिकेटेड ध्यान से, या कोई आपका टॉपिक छूट गया तो आपको पढ़ने का उतना मौका मिलेगा जितना यहाँ मिलेगा ये 1 ईयर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो आपको जो चीज़ करनी है उसको तरीके से करनी है। और दूसरी चीज़ एक ये होता है कि जैसे मान लीजिए भगवान करे आपका प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस निकल जाए, और इंटरव्यू तक आप पहुंच गए, बट मान लीजिए किसी वजह से आपकी सर्विस एलोकेशन में आपको सर्विस वो वाली नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, या मान लीजिए आप मेंस में
अब मेंस पास किया, इंटरव्यू में आपका कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप रह गए, तो आपको फिर दोबारा पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस साल का अगर जो एक्सेप्शनल ईयर था उसको छोड़ दिया जाए कि 2023 का सिविल सर्विसेज का जब फाइनल रिजल्ट आया था, ठीक है, और जब 24 का प्रीलिम्स हुआ था, तो उसके बीच में करीब 2 मंथ्स का डिफरेंस था, ठीक है। ये हर साल नहीं होता है, हर साल बहुत ब्रूटल एग्जाम साइकिल होती है इसकी। होगा क्या कि जो आपका, जैसे मान लीजिए 2024 का भी साइकिल चल रहा है, तो इसमें अब अगर सब चीज़ सही रही और पिछले पिछले साल की तरह ही सब कुछ रहा, तो ठीक है, आपको 1.5-2 महीने का टाइम मिल जाएगा। वैसे 1.5-2 महीने भी कुछ खास होते नहीं है, ठीक है, आपको टेस्ट देना है, सब चीज़ करना है, तो आपको वहां पर भी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वरना जनरली जो ट्रेंड है वो यही है कि जब आपका प्रीलिम्स होगा नेक्स्ट ईयर का 2025 का प्रीलिम्स जो होगा, उसके कुछ 4 या 5 दिन पहले, बहुत होगा तो एक हफ्ते पहले, आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल 2024 का। अगर आप किसी वजह से सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, तो आपको पढ़ने लिखने का तो छोड़िए, आप जो उस परिस्थिति में बहुत उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, एकदम डिवास्टेटेड हो जाएंगे कि भाई क्या करें, कुछ समझ में आता नहीं। तब से अगले साइकिल का यानी 2025 का प्रीलिम्स हो जाएगा। तो लक्ष्मीकांत तो पढ़ना बहुत दूर की बात है, उसको रिवाइज करना तो बहुत दूर की बात है। आप तरीके से अपना एडमिट कार्ड और सेंटर खोल लें, वही बड़ी बात होती है, ठीक है। और उस सिचुएशन में आपके साथ सभी को पता है कि जो ये एग्जाम है वो कितना मतलब लीथल है, कितना ज्यादा अकेलापन इसमें होता है, कितना ज्यादा आपको कोई समझाने वाला भी नहीं रहेगा, तो आप उसमें पढ़ाई लिखाई का आपको कहाँ से ध्यान आएगा। तो जो चीज़ आपको करनी है वो फर्स्ट टाइम ही करनी है, तरीके से करनी है। कोई भी चीज़ ऐसा ना होने पाए कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। कोई भी ऐसा ना रहने पाए कि आप इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट के चक्कर में पड़े हुए हो, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट में और चाहे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई टॉपिक है उसमें। तो आपको ये बुक, सिंस ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इसमें हर साल 15 से 20 सवाल इस सब्जेक्ट से आते हैं, और यही एक इस सब्जेक्ट का यही एकमात्र इकलौती ऐसी बुक है जो जनरल स्टडीज के लिए लोग पढ़ते हैं। दुर्गादास बसु हो गई, डीडी बसु जिसको बुलाता है, या सुभाष कश्यप हो गया, वो लोग जनरली ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं, तो उनका आप उतना समझ भी नहीं पाओगे, और वो जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से लिखी गई बुक नहीं है, वो जस्ट एक स्टैंडर्ड बुक है। दोनों में डिफरेंस होता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाने वाली बुक, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, और वो बुक कोई, जो डीडी बासु है या सुभाष कश्यप है, वो कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम पॉइंट से नहीं लिखी गई है, वो जस्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए लिखी गई है, जो मास्टर्स करते हैं या जो पीजी में उस बुक को लेके पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत उसमें डिफरेंस होता है। तो यही बुक, दैट इज वाई लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इसमें सारी चीज़ें सफिशिएंटली हमको मिल जाएंगी, और हमारा एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में चीज़ें बहुत सारी कवर हो जाएंगी, और हमारा एग्जाम जितना ज़रूरत है हम सब कर ले जाएंगे। तो चलो फिर ये देखते हैं कि अच्छा इसको कवर कैसे करना है। आप इसके इंडेक्स पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे पास ये 6th एडिशन है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आगे के जो चैप्टर्स है, साइलेंट फीचर, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप। देखो, यहाँ से लेकर के पार्ट 1, ठीक है, उसके बाद पार्ट 2, फिर पार्ट 3, उसके बाद आपका पार्ट 4, ठीक है। पार्लियामेंट वाला एक चैप्टर था, लोकल गवर्नमेंट नहीं, यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज, इस ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, ऐसा कुछ छोड़ने वाला नहीं है, सवाल हर जगह से कुछ ना कुछ एक एक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमको इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा कोई भी चैप्टर छूटने ना पाए, बट स्टार्टिंग में ये कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ये कोशिश करें कि हम पहले इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग के जो 4-5 यूनिट हैं उसको तरीके से पढ़ लेते हैं, टाइम लगा के पढ़ लेते हैं। फिर जो लास्ट के यूनिट्स हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो ना कि ये चैप्टर नहीं पढ़ना होता है, ये लास्ट वाला, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं पढ़ना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस या वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, कि उसको जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लो, जब आपका टाइम बचे और स्टिल आपके पास थोड़ा बहुत भी जान बची हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हो फॉर द कंप्लीशन, जस्ट उससे कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला, ना कोई आपसे बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है। बहुत लोग, ज़्यादातर लोग छोड़ ही देते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे चैप्टर्स हो गए, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटीग्रेशन, प्रेशर ग्रुप्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सब जितने भी हैं, ये ज़्यादातर उसके टॉपिक है, गवर्नेंस के, ठीक है। उसके अलावा ये जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस जो स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स हैं उनसे ज़्यादा उतनी नहीं है, तो इसको आपको एकदम बिल्कुल लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। और ये टॉपिक इतने, मतलब जब आप स्टार्टिंग में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तो ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, ये बहुत जल्दी से कवर हो जाएंगे। तो उस अब कवर कैसे होंगे, उसका तरीका है, देखो,
जो यहाँ मैंने नंबरिंग कर रखी है, मिडिल, जैसे एस का मतलब हो गया स्मॉल, ठीक है, मीडियम का मतलब, एम का मतलब हो गया मीडियम, ठीक है, जैसे वो कपड़ों का साइज होता है ना, स्मॉल मीडियम लार्ज, एक्सेल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, ये हो गया। आप, जैसे मेरे पास तो ये पीडीएफ है, बट आप में से ज़्यादातर लोगों के पास क्या होगा, आपके पास बुक का फॉर्मेट जो होगा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, कि अगर आप दोनों पेज खोल दोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये बुक की जहाँ से बाइंडिंग होती है कि ये पोर्शन हो गया, और यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा ऐसे ऐसे करके, और एक यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ करके लिखा रहेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ करके लिखा रहेगा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ करके लिखेगा। तो ये जितना भी, जैसे मैंने यहाँ नंबरिंग कर रखी है 18, 23, ये सब जस्ट वन वन हाफ हो जाता है पीडीएफ उसमें, एक्चुअल हार्ड कॉपी वाली फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपको वहां पे जाके नंबरिंग कर लेनी है। जब आप इसको एक तरीके से एक बारी पूरा पढ़ ले जाओ, एक बारी तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक बारी चाहे जैसे कितना भी आपको बोरिंग लगे कुछ लगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट सब्सिक्वेंटली आपको रिलेटिवली कम टाइम लगे, रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, उसका एक तरीका होता है। जब आप, एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि जब आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठा के चल रहे हो, बहुत कोई बड़ी बुक पढ़ रहे हो, तो उस बुक का जब तक आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि इसका बुक का कोई एंड भी है, इसका कंप्लीशन कब होगा, या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई ये बुक मैं जो है फर्स्ट टाइम मैंने 20 दिन में पढ़ी थी, 25 दिन में पढ़ी थी, नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको करूंगा तो 20 दिन में पढ़ लूंगा, या 15 दिन में पढ़ लूंगा, फिर जब दोबारा पढ़ने जाऊंगा तो और कम कर लूंगा। तो पहली चीज तो, जब भी आप पढ़ो एक बारी में तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ो, उसमें कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड टाइम आप क्या कर सकते हो, सिंस आपने फर्स्ट टाइम में बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कोचिंग से आप गाइडेंस ले रहे हो इंप्रूवमेंट के लिए, या किसी भी चीज़ों के लिए, फाउंडेशन के लिए, तो वहां पर भी आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। अल्टीमेटली तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ना रहता है लोगों को। तो उससे होगा क्या, कि आप ये नंबरिंग कर लेना उस बुक में, जैसे मैंने 18 कर रखा है, तो जब आप उसमें हार्ड कॉपी फॉर्मेट करोगे तो 9 पेजेस हो जाएगा, 11 पेजेस हो जाएगा, या 14 पेजेस हो जाएगा। उससे ये रहेगा कि सेकेंड टाइम में, जब आप सेकेंड टाइम में इस बुक को पढ़ने जाओगे, तो आप पहले जो सबसे छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें जैसे यहाँ 9 पेजेस स्मॉल कैटेगरी वाले, उनको पढ़ना, ठीक है। उससे होगा ये, आपको पता चलेगा कि जो टोटल स्मॉल कैटेगरी के चैप्टर्स हैं वो 59 है। स्मॉल का मतलब लेस देन 20, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, जिनमें 20 पेज से कम है, यानी आपके हार्ड कॉपी में 0 से 10 पेजेस से 20 में कम है। 10 पेज पढ़ना कंपेरेटिव टू 60 पेज से ज़्यादा पढ़ना, या 30 पेज ज़्यादा पढ़ना आसान होता है। और जैसे जैसे आपको ये होगा कि मेरा एक एक चैप्टर खत्म होते जा रहा है, मैं एक एक चीज़ें खत्म करते जा रहा हूँ, अब चाहे बुक पीछे से पढ़ो, बीच से पढ़ो, या आगे से पढ़ो, उससे मतलब नहीं है, आप बुक खत्म कर रहे हो ना, बार बार रिवाइज कर रहे हो, और फ्रीक्वेंट रिवाइज कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहला दूसरा तीसरा चैप्टर ऐसे सीक्वेंस से पढ़ रहे हो या तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो। और जहाँ तक आप सभी को पता है कि कोई बुक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पढ़ के दूसरी तीसरी बारी, मतलब आपको पहली बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर हो गई है, तो दूसरी खाली फॉर द रिवीजन पर्पस, सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, आपको अगर पीछे से पढ़ो, कन्वेंशनली ना पढ़ के पीछे से पढ़ो, या बीच से पढ़ो, या किसी एक रैंडम चैप्टर को उठा के पढ़ना स्टार्ट करो, तो उससे जल्दी उसका कवरेज खत्म होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ स्मॉल चैप्टर है 59, ये अगर आप ऑन एन एवरेज करोगे तो ये बहुत जल्दी एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने पूरी बुक तरीके से पढ़ रखी है तो ये खाली 7 दिन में खत्म होने वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा, आप इसको तरीके से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे समय, ये 7 दिन भी कम होता जाएगा, बिकॉज आप हाईलाइट भी करोगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी रहेंगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ प्रोविजन होते हैं, ज़्यादातर सेम ही होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजन होते हैं, ज़्यादातर सेम ही होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो थ्योरी लिखी रहती है वो बहुत कुछ मोरलेस सेम ही रहती है। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा हर हर लाइन को एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे यार तो रिपीटेड है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया वही चीज़ यहाँ पर भी चिपका सकते हैं, या वही चीज़ यहाँ सेम में लिखी हुई है, ठीक है। ये मीडियम वाले चैप्टर पढ़ने में भी आपको 6 दिन लगेंगे, क्योंकि संख्या में कम है लेकिन कंटेंट में ज़्यादा है, ठीक है। और ये लार्ज कैटेगरी वाले चैप्टर, सिंस आप ये 59 + 16 कितने हो गए, 75, ये चैप्टर खत्म कर चुके हो, तो आपको ये 3 + 2 यानी लार्ज और एक्सेल वाले चैप्टर खत्म करने में बहुत कम समय लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो रखा है इस समय, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। तो आपको ये खत्म करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो टोटल मिला जुला के मान लीजिए आपको पहली बारी में ये बुक खत्म करने में 30 दिन लगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रीडिंग की स्पीड क्या है, 30 दिन से ज्यादा लग रहा है तो उसका मतलब समझिए कुछ गड़बड़ है, आप लगातार नहीं पढ़ रहे हो, आप फोकस होकर नहीं पढ़ रहे हो। और कोई बोले कि दिन में कितना घंटा पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरे काम, जैसे मान लीजिए आप कोचिंग जा रहे हैं, या आपको कोई दूसरा काम नहीं है, आप फुल फ्लेश सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप जितनी तेजी से बुक को पढ़ सकते हो, जितना जितना समय दे सकते हो, ठीक है, डेडिकेटेड होके क्वालिटी के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, उतना पढ़ो। 30 दिन से ज़्यादा आपको इस बुक को ख़त्म करने में समय नहीं लगेगा,
ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो वो धीरे धीरे समय कम होता जाएगा, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रीलिम्स के पास में, जब आप पूरी की पूरी इस बुक को 2 दिन में खत्म कर दोगे, बिकॉज आपने खाली हाईलाइट कर रखा है, आपको खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखने हैं, ऊपर से सिर्फ सुपरफिशियल रीडिंग करनी है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है। तो ये एक तरीका था ये बताने का। इसके अलावा अगर आपको कोई और मेथड है तो आप वो अपना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा सुटेबल लगे तो। इस पे कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट में। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक पिन कर रखा है, वो खाली डाउट्स के लिए ही है। ठीक है, आप उसको उसमें आके सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।